नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया और हम यानी कि सीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में, इसके संबंध में आज हमने आपके लिए एक विशेष लेक्चर का आयोजन किया है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम हिंदी से संबंधित कुछ बातें करेंगे आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, आपको लाभ देंगी और जो भी आज ज्ञान आप अर्जित करें, हम यही चाहेंगे कि आप इस ज्ञान को आगे बांटें। मित्रों, आज के सेशन में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं हिंदी की व्याप्ति पर, यानी कि हिंदी के विस्तार पर। क्या वो पैमाना होना चाहिए, क्या वो मापदंड होना चाहिए जिससे कि हमारी ये भाषा हिंदी हमारे देश हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी जानी जाए, पहचानी जाए, लोग इसे पढ़ें, जानें, समझें और बोलें। तो मित्रों, इस विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे आज के अतिथि हैं प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल। प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हिंदी विभाग में आरडी यूनिवर्सिटी जबलपुर में। और क्या बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक भी रहे हैं। तो एक बार आपको दोबारा बताना चाहूँगी, ये प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड लिंग्विस्टिक्स, यानी कि हिंदी विभाग में ये कार्यरत हैं आरडी यूनिवर्सिटी जबलपुर में। तो तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी का और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के जरिए आज हम हिंदी के विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी का। प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हिंदी के विस्तार को देखने के लिए इसके 3 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है तथाकथित राज्यों का, जिसे हम हिंदी भाषी राज्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यह हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। हिंदी भाषी राज्य, जहाँ की माध्यम भाषा हिंदी है, पढ़ने पढ़ाने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संदर्भों में। एक बड़ा दुर्भाग्य सा है कि केवल हिंदी भाषी राज्यों तक हिंदी को सीमित करके देखने वाले भी हैं। यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या में अब कमी हो रही है, क्योंकि हिंदी ने अपना विस्तार पा लिया है। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में है। मैं बताना चाहूँगा कि जो भाषा शिक्षण में ये मातृभाषा का संदर्भ है, ये लोग समझते हैं कि मातृभाषा का तात्पर्य है माता से सीखी हुई भाषा। ऐसा नहीं है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा से तात्पर्य है माध्यम भाषा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, अर्थात जिस माध्यम से हम पढ़ते हैं वो माध्यम भाषा हमारी कोई भी हो सकती है। अगर हिंदी प्रारंभिक से लेकर के पहली कक्षा से लेकर के एमए कक्षा तक हिंदी माध्यम है, तो भाषा शिक्षण की दृष्टि से मातृभाषा हिंदी होगी। और अगर अन्य भाषा है, वो चाहे भारतीय भाषा हो या कोई विदेशी भाषा हो, वो माध्यम भाषा है, वो मातृभाषा होगी शिक्षण की दृष्टि से। किंतु जनगणना आदि की दृष्टि से मातृभाषा हिंदी ही होगी, चाहे माध्यम भाषा कोई भी हो। तो ये 2 चीज़ें फ़र्क हैं। एक जनगणना की दृष्टि से तो आप कहेंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, किंतु अगर माध्यम भाषा अन्य है तो वो मातृभाषा होगी, केवल भाषा शिक्षण की दृष्टि से। ये फ़र्क हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखें तो हिंदी की संख्या बोलने वालों की, उसमें व्यवहार करने वालों की बहुत अधिक है। और यह विस्तार तब और अधिक हो जाता है जब हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में, मैंने कहा कि मातृभाषा से तात्पर्य
हिंदी भाषी राज्यों में पढ़ी पढ़ाई, बोली जाने वाली, व्यवहार की जाने वाली औपचारिक अनौपचारिक दोनों संदर्भों जो भाषा है वह मातृभाषा के संदर्भ में। तो पहला हिंदी भाषी राज्यों के संदर्भ में हम देखेंगे हिंदी को, तो मातृभाषा के संदर्भ में। हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं, अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हम हिंदी को देखेंगे तो वह द्वितीय भाषा के रूप में होगा। प्राय लोग जो दक्षिण की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनको ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, बंगला भी है, उड़िया भी है, मराठी भी है, ये सब द्वितीय भाषा के क्षेत्र हैं। तो हिंदी मातृभाषा के अतिरिक्त जहाँ भी पढ़ी पढ़ाई जाती है वह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। द्वितीय भाषा की संकल्पना है कि मातृभाषा के अतिरिक्त यदि हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो वह हमारी द्वितीय भाषा होती है। इस रूप में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में दक्षिण के राज्यों में और अन्य क्षेत्रों में भी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी पढ़ाई जाती है। मैं यहाँ एक चीज़ कह दूँ, आज चूँकि हिंदी पखवाड़े का संदर्भ है इसलिए और स्पष्ट करना एक जिम्मेदारी होती है कि जो दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषाएं कहते हैं, आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं, वास्तव में द्रविड़ भाषाएं यह बड़ा भ्रामक शब्द है। ये तो कार्डवेल का दिया हुआ शब्द है और यह भाषाओं को बांटने का जो तरीका था आर्य और द्रविड़, ये आर्य द्रविड़ भ्रामक शब्द है। ऐसा कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि जितनी भारतीय भाषाएं हैं सबका स्रोत, सबका डीएनए एक है। यह अनुसंधान से प्रमाणित भी हो चुका है। इसलिए हमारे भाषा के विकास के संदर्भ में जो पुरानी टिप्पणियाँ थीं, जो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई थी, कुछ भ्रामक आर्य और द्रविड़ की ये टिप्पणी, ये द्रविड़ भाषाएं हैं, यह बिल्कुल गलत है। अब हमें इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि द्वितीय भाषा के रूप में चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के संदर्भ में हो, चाहे मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया के संदर्भ में हो, जब हम द्वितीय भाषा के रूप में उसको सीखते हैं तो वह द्वितीय भाषा होती है। तो मित्रों, आज तो इतना अधिक ज्ञान विज्ञान के साधन हमारे सामने आ गए हैं कि हम विश्व की कोई भी भाषा, हिंदी तो है ही, विश्व की कोई भी भाषा बहुत कम से कम समय में और बहुत प्रामाणिक ढंग से सीख सकते हैं। इसके लिए भाषा प्रयोगशाला का निर्माण हो चुका है और प्राय सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। तो हम द्वितीय भाषा के रूप में जब हिंदी को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। पहले उसके डिस्कोर्स तय करने पड़ते हैं, उसकी प्रयुक्तियाँ तय करनी पड़ती हैं। तो तब पाठ्यक्रम निर्माण के समय हमें एक विशेष प्रकार का तथ्य है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है भाषिक संरचना की दृष्टि से, जिसे हम व्यतिरेकी भाषा विज्ञान कहते हैं। तो हम पहले दोनों भाषाओं का, अर्थात मातृभाषा का और द्वितीय भाषा का, हम व्यतिरेकी अध्ययन करते हैं। व्यतिरेकी अध्ययन, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव स्टडी कहते हैं, तो व्यतिरेकी अध्ययन में हम ये देखते हैं कि दोनों भाषाओं में समान ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जो समान ध्वनियाँ हैं उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि समान ध्वनियों का उच्चारण तो वो कर लेगा जो अध्येता है, माने भाषा एक और भाषा दो। भाषा एक माने मातृभाषा और भाषा दो माने द्वितीय भाषा।
तो जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सीख रहा है, तो पहले उदाहरण के लिए अगर तेलुगु और हिंदी का व्यतिरेकी अध्ययन करना है, अर्थात तेलुगु भाषी को यदि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखना है तो तेलुगु और हिंदी का व्यतिरेकी अध्ययन होगा। एक साधारण भाषा में आप तुलनात्मक अध्ययन कह सकते हैं, मगर यह पारिभाषिक और शास्त्रीय ढंग से भाषिक अध्ययन के संदर्भ में इसको व्यतिरेकी अध्ययन कहा जाता है। तो जो समान ध्वनियाँ हैं उन समान ध्वनियों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि समान ध्वनियाँ जो ध्वनियाँ इसमें उपलब्ध हैं तेलुगु में और जो हिंदी में, दोनों में है, उसका तो जो अध्येता है जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहा है वो तो उसका उच्चारण कर ही लेगा, क्योंकि उसकी भाषा में भी वे ध्वनियाँ हैं। किंतु जो ध्वनियाँ उसकी भाषा में नहीं प्राप्त होती हैं उनको हमें अलग रखना पड़ेगा और उसका पाठ निर्माण करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है टेक्स्ट तैयार करना, पाठ तैयार करना। जब पाठ तैयार हो जाएगा तब हमें शिक्षण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और पाठ तैयार करते समय जैसा कि मैंने कहा कि जो ध्वनियाँ नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, पाई नहीं जाती, उनको हम रख करके पाठ के अंतर्गत हम शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण, उपवाक्य निर्माण और इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रयोग करके हम जितने भी वाक्य के प्रकार होते हैं उनके अनुसार हम पाठ का निर्माण करके बार बार उनका अभ्यास कराते हैं, ड्रिलिंग कराते हैं। अभ्यास करने से वे उन ध्वनियों के प्रयोग में भी सक्षम हो जाते हैं जो ध्वनियाँ उनकी अपनी मातृभाषा में नहीं पाई जाती। जैसे तमिल में उदाहरण मैं दूं कि तमिल में महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं। महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण तमिल भाषियों के लिए बहुत कष्टप्रद है। वो बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनकी अपनी मातृभाषा में महाप्राण ध्वनि नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी तमिल भाषी से जो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, ऐसी अध्येता से यदि आप महाप्राण ध्वनियों को उच्चारण करवाएंगे तो वे सभी अध्येता जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हैं महाप्राण ध्वनियों को उच्चारण करेंगे ही नहीं, प्रारंभ में अल्पप्राण का ही करेंगे। उदाहरण के लिए उनसे कहवाइए कि भारत माता गाऊं तेरा गान, तो वे उच्चारण करेंगे भारत माता काऊं तेरा कान, इसलिए कि वो भ बोल नहीं सकते, महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि केवल जो नव्यतर भारतीय आर्य भाषाएं जिसे कहा जाता है वे वहाँ महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण संभव है। द्रविड़ भाषाएं जिसे कहा जाता है, जिसको मैंने कहा भी कि द्रविड़ संज्ञा भ्रामक है, वो दक्षिण भारतीय भाषाओं में महाप्राण ध्वनियों का अभाव है। खासकर तमिल में तो बहुत ही है, तो ये उच्चारण नहीं कर पाते, मगर बार बार अभ्यास से, ड्रिलिंग से वे उन ध्वनियों को भी बोलने लगते हैं, क्योंकि अभ्यास से भाषा की संपुष्टि होती है। तो आज द्वितीय भाषा के क्षेत्र में जो भी द्वितीय भाषा के क्षेत्र हैं, चाहे वे दक्षिण के हों या बंगला के क्षेत्र के हों, उड़िया क्षेत्र के हों, मराठी के हों, सभी जगह हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। और उच्च शिक्षा में तो हिंदी है ही, जहाँ स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम वैसे ही जैसे उत्तर के विश्वविद्यालयों में रखे जाते हैं, वहाँ भी रखे जाते हैं। केवल 20% स्थानीय साहित्य को वहाँ जोड़ा जाता है, संबद्ध किया जाता है। और यह सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय साहित्यकार हैं, स्थानीय संस्कृति है, लोक साहित्य है, उसे भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीय भाषा के
क्षेत्र में हिंदी ने अपना पर्याप्त विस्तार पा लिया है। केवल और केवल सवाल है उस मानसिकता का, जो मानसिकता वर्षों से गुलामी के दौर पर हमारे दिमाग में लाद दी गई कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। यह बहुत भ्रामक प्रश्न है। अगर हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में देखें तो इतना बड़ा ज्ञानात्मक साहित्य का भंडार हिंदी और भारतीय भाषाओं में है, खासकर संस्कृत में, जो कि विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं है। मैं अपने श्रोताओं को और पाठकों को, मित्रों को, हिंदी प्रेमियों को और भारतीय साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखने वालों को यह कहना चाहता हूँ कि अब हमें पश्चिम की ओर मुखापेक्षी होने का जो अभ्यास है वो छोड़ देना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जितना भी अध्ययन अध्यापन है वो किसी भी विषय का हो, भाषा विज्ञान का हो, अर्थशास्त्र का हो, इतिहास का हो, हम सबसे पहले उसकी परिभाषा पश्चिम की गढ़ते हैं। गढ़ते क्या है? ऐसा पाठ्यक्रम ही बना दिया गया कि हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। इतिहास के जनक कौन? अर्थशास्त्र के जनक कौन? अरे भाई, इतिहास हिस्ट्री का अनुवाद नहीं है। दर्शन फिलॉसफी का अनुवाद नहीं है। और इसी प्रकार से ट्रांसलेशन का अनुवाद नहीं है। अनुवाद की संकल्पना हमारे यहाँ अलग है। हाँ, जिसे हम अनुवाद कहते हैं उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हमारी जो विद्या परंपरा इतनी श्रेष्ठ है, इसके लिए आप हिंदी का जो बहुत अच्छा ग्रंथ है मैथिलीशरण गुप्त का भारत भारती देखिए। उसकी पाठ टिप्पणी में कई जगह, एक 1886 में एक पत्र निकला था अंग्रेजी का, उस पर संपादक ने लिखा, ट्रिब्यून करके पत्र था, तो उसमें लिखा कि आज भी पश्चिम ज्ञान विज्ञान के लिए भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है, भारतीय ज्ञान का मुखापेक्षी है। और हम क्या करते हैं? हम हर चीज़ को पश्चिम से जोड़ करके गौरवान्वित करते हैं अपने को। मैं ये कहना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस देश के साहित्य में, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे तेलुगु साहित्य हो, चाहे मलयालम साहित्य हो, चाहे बंगला हो, चाहे उड़िया हो, ऐसी अनेक शास्त्रीय ग्रंथ हमारे पास हैं कि वैसे ग्रंथ, वैसे ज्ञान के भंडार विश्व के किसी भाषा में नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस देश के पास ऋग्वेद जैसा साहित्य है, किस देश के पास वाल्मीकि रामायण जैसा साहित्य है, किस देश के पास श्रीमद् भगवत गीता है, किस देश के पास श्रीमद् भागवत है, किस देश के पास कालिदास के रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल और कुमार संभव, नृसंहार जैसा ग्रंथ है। करते हैं लोग शेक्सपियर से तुलना, मगर शेक्सपियर और कालिदास की तुलना बहुत श्रेष्ठ तुलना नहीं है। कहाँ कालिदास और कहाँ शेक्सपियर, कहाँ वो ट्रेजेडी का कवि और कहाँ वह भारतीय चेतना का, चैतन्य का, चिति का और संस्कृति का विस्तार देने वाला रचनाकार। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज भी भारतीय ज्ञान साहित्य जो हिंदी में है, जो संस्कृत में है, बंगला में है, उड़िया में है, तमिल में है, तेलुगु में है, उसको इस रूप में जानिए
कि आज वह विश्व की कई भाषाओं का मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य रखता है। आज लोग भूल गए हैं तिरुवल्लुवर को। तिरुवल्लुवर ऐसे कवि हुए हैं दक्षिण के जिनका विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है। आज से 2500 वर्ष पहले तिरुवल्लुवर हुए। हम कबीर से उनकी तुलना करते हैं, कबीर से उनकी हम तुलना करते हैं। और जो समाज के निषेधात्मक पक्षों को, जो समाज की जड़ता को तोड़ने वाले रचनाकार हैं, वो हैं तिरुवल्लुवर। तो जब तिरुवल्लुवर का अनुवाद विश्व की तमाम भाषाओं में हुआ, तब भारतीय साहित्य के ज्ञान का प्रकाश विश्व के अन्य देशों को मिला। तो ऐसे ऐसे रचनाकार हैं हमारे यहाँ। तमिल में इतना विराट साहित्य है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के बराबर के ग्रंथ वहाँ हैं, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र के एक प्रकार से आधार ग्रंथ कहे जाते हैं। ये सब ग्रंथ भारतीय ग्रंथ हैं, भारतीय भाषाओं के हैं। हम क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलते जरूर हैं, किंतु चाहे वह मातृभाषा का क्षेत्र हो चाहे द्वितीय भाषा का क्षेत्र हो, उसमें पढ़ाया गया जो साहित्य है वह तो एक ही प्रकार की चिति का, एक ही प्रकार की सोच का, एक ही प्रकार की दार्शनिक सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। इसलिए पूरे भारतीय साहित्य, वह किसी भी भारतीय साहित्य के किसी भी भाषा का साहित्य हो, उनमें परस्पर अपृथक तादात्म्य संबंध है। ऐसा संबंध जिसे हम अलग कर ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि मैं द्वितीय भाषा की बात कर रहा था। द्वितीय भाषा में भी जब मैं तेलुगु की, तमिल की, मलयालम की, बंगला की लोकोक्तियों को, मुहावरों को, लोक विश्वासों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि भाई दिल्ली में भी बिल्ली जो है रास्ता काटती है और चेन्नई में भी काटती है। कौवा घर के मुड़ेर पर भोपाल में भी बैठता है, औरंगाबाद में भी बैठता है, कलकत्ता में भी बैठता है। वही लोक विश्वास है। लोक विश्वास क्या है कि अब घर पे कोई मेहमान आने वाला है। तो यही लोक विश्वास पूरे भारतवर्ष में है। ये क्या है? ये एक जैसी दृष्टि, वैसी दृष्टि जो लगता है कि भारतीय एकात्म की आधारभूत संरचना हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही व्यक्त हो सकती है। और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है साहित्य। ऐसे साहित्य को बार बार उसका पाठ निर्माण, पाठ संपादन और उसकी पाठ्यक्रमों में उपस्थिति हमें दर्ज करानी होगी, ताकि पीढ़ियाँ उसको पढ़ करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हमारे भारतीय साहित्य में आज भी मार्गदर्शन करने की अद्भुत सामर्थ्य है। तो मैं ये कह रहा था कि द्वितीय भाषा के क्षेत्र में जब हम हिंदी का अध्ययन अध्यापन करते हैं तो वह ज्ञानात्मक साहित्य का भी कराते हैं, और जो आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक समकालीन जो साहित्य है वह किसी भी विधा का हो, उसका भी अध्ययन अध्यापन कराते हैं। तो ये एक विस्तार लेकर के चलता है, और यह विस्तार पूरे भारतवर्ष में अर्थात मातृभाषा के क्षेत्र में जहाँ तक अध्ययन अध्यापन का प्रश्न है और जहाँ तक द्वितीय भाषा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन का प्रश्न है, वह लगभग समान रूप से है। और यही समानता आज नए पाठ्यक्रम में, नए दौर में है, और यही समानता पहले भी थी।
भले से संसाधन नहीं थे, फिर भी उत्तर का व्यक्ति दक्षिण तक यात्रा करके अपने संदेश को पहुंचाता था कि वह भाषा भले दूसरी बोलता हो, किंतु उसका भाव, उसकी सोच, उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसकी मानवतावादी दृष्टि एक ही है। वो चाहे कबीर हो, चाहे तिरुवल्लुवर हो, चाहे सुब्रमण्यम भारती हो, चाहे निराला हो, ये सब एक ही प्रकार की सोच रख करके राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए इन रचनाकारों ने हमेशा कार्य किया है। और आज भी इनके साहित्य में देश को जगाने, देश के में आस्था का स्वर पैदा करने की बात है। हम ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी साहित्य दक्षिण में लिखा गया और उत्तर में लिखा गया, तो कम से कम छायावाद के काल तक और उसके पहले विशेषतः मध्यकाल तक जो साहित्य लिखा गया वो आस्थावादी साहित्य है। क्योंकि यदि आस्था नहीं है तो बिना आस्था के तो कोई भी काम, कोई भी रचना हो या कोई भी कृति हो, वह बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि वह अपना मूल्य आस्था के अभाव में खो देती है। तो आस्थावादी साहित्य के सृजन का कार्य मध्यकाल तक खूब चला, यहाँ तक छायावाद तक चला। अब धीरे धीरे उसका विलुप्त हो रहा है। तो हमें अपनी भाषाओं के माध्यम से इस प्रकार से आस्थावादी साहित्य के पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक तो बात हुई द्वितीय भाषा के क्षेत्र में। मैंने कहा कि चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, और इन सबके प्रचार प्रसार में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है अनुवाद की। अनुवाद तो सेतु है। यद्यपि अनुवाद का कार्य बहुत कठिन है, अनुवाद कहीं कहीं तो संकेतक होता है, वो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता, फिर भी यदि अच्छा अनुवाद हो, श्रेष्ठ अनुवाद हो, तो वह सारी भारतीय भाषाओं को एक जोड़ने में एक सेतु का कार्य करता है। और इधर अनुवाद के माध्यम से लगभग सभी भारतीय भाषाओं का हम उल्लेख कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से आज हम चाहे तमिल का श्रेष्ठ उपन्यास हो, तेलुगु का श्रेष्ठ उपन्यास हो, मलयालम का श्रेष्ठ उपन्यास हो, हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास हो, परस्पर अनुवाद के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा तीसरे पक्ष की ओर जा रहा हूँ कि जो मातृभाषा, द्वितीय भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का क्षेत्र है। तो अन्य भाषा से तात्पर्य है जो देश के बाहर जहाँ हिंदी पढ़ी पढ़ाई जा रही है, व्यवहार में लाई जा रही है, वहाँ। तो एक इस प्रकार से इसके तीन क्षेत्र हो गए, एक सीमित क्षेत्र, दूसरा व्यापक क्षेत्र और तीसरा बृहत्तर क्षेत्र। सीमित क्षेत्र जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों का है। बृहत्तर से क्षेत्र जो हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त अन्य भाषी राज्य हैं जहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ी पढ़ाई जाती है, ये इसका व्यापक क्षेत्र हो गया। तीसरा क्षेत्र इसका बृहत्तर क्षेत्र है। इस बृहत्तर क्षेत्र को हम सांस्कृतिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो तीसरा बृहत्तर क्षेत्र है जो देश के बाहर 108 देशों में आज हिंदी पढ़ी पढ़ाई जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि 108 देश भी कम हैं। आज तो विश्व के अन्य देशों में भी 108 से अतिरिक्त बहुत से देशों में हिंदी पढ़ी पढ़ाई जाती, यदि हमारी मानसिकता स्वतंत्रता के बाद ही ठीक होती हिंदी को सहेजने के लिए। क्योंकि यह तो विश्व के अन्य देशों को कल्पना भी नहीं रही होगी कि स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी नहीं होगी, वह माध्यम भाषा होगी, वह संपर्क भाषा होगी।
खैर ये दूसरा प्रश्न है, मगर कुल मिलाकर के आज अन्य देशों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, अनुसंधान तक हो रहा है। मॉरिशस है, गुयाना है, त्रिनिदाद है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। अभी अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और तमाम ऐसे लोग उसमें आए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मूलतः विदेशी हैं, किंतु वे मातृभाषा की तरह हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में लेखन करते हैं और हिंदी के ज्ञानात्मक साहित्य की ओर और उसके स्रोत ग्रंथों की ओर उनका अच्छा अध्ययन है, उनकी अच्छी सोच है। इस प्रकार से ये एक बृहत्तर क्षेत्र में, मगर मित्रों इससे आगे की सोच हिंदी के लिए आवश्यक है। वह आगे की सोच ये है कि सीमित क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र और बृहत्तर क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों की आखिर जो हिंदी है उसका स्वरूप क्या हो, तभी तो विस्तार का आनंद है। क्योंकि यदि शक्ति नहीं है तो विस्तार नहीं होगा। तो शक्ति तो मैंने बताया कि साहित्य की शक्ति है, पर भाषा की भी शक्ति है। भाषा की शक्ति इसलिए है कि इसके रिक्त के रूप में, परंपरा के रूप में यह संस्कृत से दाय के रूप में इसको मिला है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ये इसकी विकास यात्रा है। इस विकास यात्रा में हिंदी ने अपना जो सामर्थ्य अर्जित किया है उस सामर्थ्य का विस्तार सीमित क्षेत्र में भी, व्यापक क्षेत्र में भी और बृहत्तर क्षेत्र में भी होना चाहिए। मैं तो कब होगा, जब इसे हम एक वैज्ञानिक स्वरूप देंगे। वैज्ञानिक स्वरूप से तात्पर्य मेरा उस विज्ञान से नहीं है जो साइंस का संवादी है। विज्ञान से तात्पर्य मेरा है निर्विकल्पक ज्ञान से है। निर्विकल्पक ज्ञानम विज्ञानम, अर्थात ऐसा ज्ञान जो विकल्प रहित हो। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 5 कोई कहे तो हम नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए। कैसे मानेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं तुम गलत हो, ये होता ही नहीं, होता तो 4 ही है। इस ज्ञान को 2 और 2 जैसे 4 का निर्भ्रांत ज्ञान जो है वही निर्विकल्पक ज्ञान है, अर्थात विकल्प रहित, जिसका कोई विकल्प न हो। तो निर्विकल्पक ज्ञान जो है भाषा का, भाषा के विज्ञान का, भाषा विज्ञान का नहीं, भाषा के विज्ञान का, भाषा का, तो जो वह तीनों क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए। अर्थात हिंदी भाषा का मानकीकरण बहुत आवश्यक है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी का मानकीकरण बहुत आवश्यक है, तो इसका तात्पर्य कभी यह नहीं है, यह लेना भी नहीं चाहिए कि हिंदी का मानकीकरण नहीं हुआ है। हिंदी का मानकीकरण तो बहुत प्रारंभ से ही हो चुका था और हिंदी के लेखक संघों के द्वारा, हिंदी के प्रकाशक संघ के द्वारा, हमारी संस्थाओं के द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा, विश्वविद्यालय केंद्रों के द्वारा, जैसे रायपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी वर्तनी के 10 नियम बताए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वर्तनी पे एक संगोष्ठी हुई, उसमें नियम बनाए गए और इस प्रकार से समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, ये संस्थाओं के द्वारा भी वर्तनी के नियम बनाए गए, निर्धारित किए गए। क्योंकि मानकीकरण में वर्तनी की एक रूपता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और आज केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी करके पुस्तिका निकाली है, जिसका अनुपालन अब पूरे देश के प्रकाशक भी कर रहे हैं, लेखक भी कर रहे हैं एक रूपता के दृष्टि से। कुछ को छोड़ दीजिए अपवाद स्वरूप में, मगर जो मानक हिंदी है
जो मानक वर्तनी है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर हम हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है, तो हमें केवल संकल्प भर कह लेने से, संकल्प शब्द से काम नहीं होगा, क्योंकि शब्द वस्तु नहीं होता, शब्द वस्तु का प्रत्यायक होता है। इसलिए शब्द कहने भर से नहीं होगा, बल्कि शब्द जो हम कह रहे हैं उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना होगा, अर्थात जो मानक हिंदी है उसका हम प्रयोग करें। तो चाहे हिंदी दिल्ली में बोली जाने वाली हो, लिखी जाने वाली हो, और चाहे अमेरिका में, त्रिनिडाद में, गुयाना में, मॉरिशस में, वो एक जैसी ही लिखी जाएगी। और यदि हम नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं उस मानक हिंदी का, तो हम द्वितीय क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र के जो अध्येता हैं उनको कैसे कहेंगे कि आप इसका प्रयोग करिए, क्योंकि पहले घर को ठीक करना पड़ता है, फिर बाहर, फिर गांव को, फिर तहसील को, फिर जिले को, फिर प्रदेश को, फिर देश को, और फिर पूरे विश्व को। तो बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, खुद अपना दीपक बनो, अपना उदाहरण खुद बनना होगा। अर्थात चाहे हम बाजार के लिए किसी वस्तु की खरीदी के लिए कोई सूची तैयार कर रहे हों, चाहे हम कोई लेख लिख रहे हों, चाहे हम पाठ्यपुस्तक तैयार कर रहे हों, चाहे हम कहीं संभाषण कर रहे हों, हमें सदैव मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, लिखने में और बोलने में भी। तो क्योंकि यह मानकता ही हमारी विश्व की एक रूपता का माध्यम है। उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पंचम वर्ण है क चट त प, तो पंचम वर्ण जहाँ हैं वहाँ आधे वर्ण का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। चंदन में आधा न नहीं, उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। मंदन में और कंद में, इंटर में, सब जगह सर्वत्र केवल अवर्गीय व्यंजनों को छोड़ करके जो वर्गीय व्यंजन है, अर्थात क च ट त प, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यहाँ हमें आधे वर्ण का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। एक सीधा सा बहुत सामान्य सा नियम है, सुनने से याद हो जाएगा कि हमें क च ट त प, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में आधे वर्ण का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। चंदन, वंदन, हाँ, मंद, कंद जब लिखना है तो हम आधे वर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से प्रायः भ्रम होता है, और दो प्रकार से लोग लिखते हैं कि स्वर का प्रयोग किया जाए, या जैसे लिए है तो लिए में यह पर ए की मात्रा लगाई जाए कि ए लिखा जाए, ए स्वर लिखा जाए। तो इसके संदर्भ में यह निर्धारित हो चुका है कि सर्वत्र स्वर का प्रयोग होगा। अब यह तो अर्धस्वर अर्धव्यंजन है, तो यह का प्रयोग न करके केवल स्वर का प्रयोग किया जाए। जैसे नई, तो नई में ई लिखा जाएगा, यह पर ई की मात्रा नहीं बल्कि ई लिखिए। गई में ई लिखिए। हुई, नए, नए में ए लिखिए, यह पर ये नहीं, ये स्वर में ये स्वर, अर्थात सर्वत्र स्वर का प्रयोग हो। ये नियम है, इन नियमों का हम पालन करेंगे तो हम पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदी पढ़ी पढ़ाई जा रही है वहाँ हम उसे एक रूपता दे सकेंगे, एक मानकता दे सकेंगे। क्योंकि हिंदी आज केवल साहित्य की भाषा नहीं, हिंदी आज विज्ञान की भी भाषा है, हिंदी आज कंप्यूटर की भी भाषा है। तो जब हम ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों के माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को
अपना रहे हैं, हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें एक उसके मानक रूप को लेकर के चलना पड़ेगा। कई भ्रांतियां हैं, खासकर लिंग को लेकर के, कुछ वर्णों को लेकर के, उन सबका निदान आज हमारे जो विद्वान साथी हैं, लेखक हैं, उन्होंने आधुनिकीकरण और मानकीकरण पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उन सब में उसका समाधान है, केवल आवश्यकता है कि उनको हम पढ़ें, पाठ्यक्रमों में रखें, संगोष्ठियों में चर्चा करें। जैसे प्रायः कहा जाता है कि भाई ये जो र है रेफ का, ये बहुत परेशान करता है। ऐसी शिकायत खासकर अहिंदी भाषी और विदेशी अध्येता करते हैं कि साहब हम धर्म लिखें कि धर्म लिखें, कर्म लिखें कि कर्म लिखें, चर्म लिखें कि चरम लिखें। अरे भाई, चरम लिखोगे तो चरम का अर्थ दूसरा हो जाएगा। चरम माने उत्कर्ष पर, और चर्म तो चमड़े के लिए है। तो क्या, तो कैसे लिखा जाए, कैसे इसका अंतर पाया जाए कि अर्थभेद न हो, भ्रम न हो अर्थ के बोध में। तो इसके लिए सूत्र है। अब सूत्र के लिए तो हमें, जैसा मैंने कहा, कि संस्कृत की ओर जाना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है बार बार, क्योंकि स्रोत है हमारा वो। तो वहाँ एक शिक्षा है, शिक्षा माने एक शिक्षा ग्रंथ, पाणिनि शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा ग्रंथों की रचना हुई है, 12 शिक्षा ग्रंथ हैं, पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाराशर शिक्षा। ये शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है, कैसे उच्चारण किया जाए, कौन वर्ण कैसे आता है। तो एक पाणिनि शिक्षा में एक उदाहरण आया है कि जब स्वर दिखाई पड़े सामने लिखते समय, तो र जो नीचे आ जाएगा, जैसे राष्ट्र में आता है नीचे, क्योंकि र के बाद स्वर है, आ रा। तो जो स्वर आएगा तो नीचे आएगा, और व्यंजन जाएगा आएगा तो ऊपर चला जाएगा, जैसे अर्जुन में जाता है ज के ऊपर र, और अंत में आएगा तो विसर्ग हो जाएगा, जैसे अंतर्देशी, जिसे इंलैंड कहते हैं आप, अंतर्देशी पत्र। तो अंतर्देशी र का विसर्ग हो जाता है, अंतःदेशी होगा, अर्थात देश के अंदर रहने वाला। अगर आप उसको डालेंगे तो अमेरिका जापान नहीं जाएगा, वो पता लिख देंगे तो भी नहीं जाएगा, वो कहाँ रहेगा, भारत में ही रहेगा, क्योंकि वो अंतर्देशी है। अंतर र का विसर्ग हो जाएगा, अंतःदेशी हो जाएगा। तो कहा कि जब स्वर आएगा तो र नीचे जाएगा, जैसे राष्ट्र में जाता है। व्यंजन आएगा तो ऊपर जाएगा, जैसे अर्जुन में जाता है, और जब अंत में आएगा तो विसर्ग हो जाएगा। तो इसके लिए पाणिनि शिक्षा में एक श्लोक, एक सूत्र मिलता है कि स्वरम दृष्ट्वा ह्यधो याति व्यंजनोपरि गच्छति अवसाने विसर्ग स्यात् त्रयोरेफस्य वैगति। वह अर्थात वही हुआ जो मैंने अभी पहले बताया कि स्वरम दृष्ट्वा ह्यधो याति, स्वर देख करके ह्यधो याति। ह्यधो की संधि विच्छेद होगी ही अधो, ही निपात है, ही माने निश्चित ही, अधो माने नीचे, याति माने आगच्छति, नीचे आता है, अर्थात आएगा ही। स्वरम दृष्ट्वा ह्यधो याति, स्वर देख करके ही माने निश्चित ही, अधो माने नीचे, याति माने आगच्छत, आता है, आएगा ही, आता है। व्यंजनों पर गच्छति, और जब व्यंजन देखेगा तो ऊपर जाएगा, जैसे अर्जुन। अवसाने विसर्ग स्यात्, और अवसाने माने अंते, अंत में आएगा तो विसर्ग हो जाएगा। ऐसे कुछ नियम है, निश्चित है। तो धर्म में, कर्म में, मर्म में, चर्म में व्यंजन है ना, तो ऊपर जाएगा। अंतःकरण, अंतरकरण, तो र का विसर्ग हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। अंतर्वास, तो ये अंतर्वासी, अंतःवासी, अंतर्देशी, अंतःदेशी, तो ये सारे नियम हैं। क्योंकि हमारी भाषा इतनी व्यवस्थित है
इसकी लिपि को देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इतनी व्यवस्थित लिपि है कि इसको ध्वन्यात्मक लिपि कहा जाता है। फोनेटिक स्क्रिप्ट, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग वर्ण हैं, तो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, अर्थात यह फोनेटिक स्क्रिप्ट है, ध्वन्यात्मक स्क्रिप्ट है। ऐसी स्क्रिप्ट अन्य विश्व की किसी भाषा के लिए नहीं है और इतनी है वैज्ञानिक व्यवस्थित लिपि, तो कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वह सब व्यवस्थित, वैज्ञानिक और नियमबद्ध और अनुशासित है। इसीलिए जो भाषा है और उसको एक स्वरूप में बांधने के लिए जो नियमन का काम करता है व्याकरण, वो है एक शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ ही होता है शासन करने वाला, अनुशासन करने वाला। जैसे नदी होती है तो नदी नगरों को डुबो न दे, इससे तट बनाए जाते हैं। तट बनाने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए कि वो नदी जिस नगर से होकर के गुजर रही है, उस नगर को कहीं वो डुबो न दे, तो तट बनाए जाते हैं संयमित करने के लिए इसको। उसी प्रकार से भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, संयमित करने के लिए व्याकरण बनाया जाता है। व्याकरण का अनुशासन भी है। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिससे हम अलग अलग करके उसको व्यवस्थित करते हैं, अनुशासन में बद्ध करते हैं। इसलिए व्याकरण का एक नाम अनुशासन भी है, एक ग्रंथ ही है शब्दानुशासन। आचार्य केशवदास उपाध्याय के व्याकरण का नाम है शब्दानुशासन। तो मैं चूँकि व्याकरण की बात आई तो बता दूं कि हमारा पहला व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो व्याकरण है वो आचार्य कामता प्रसाद गुरु का है, जो जबलपुर निवासी थे। और नागरी पंचाणी सभा की एक विज्ञप्ति के अनुसार पूरे देश के विद्वानों से यह अपील की गई विज्ञापन के माध्यम से कि अपना अपना व्याकरण भेजें। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु का जो व्याकरण है, वह जो समिति थी नागरी पंचाणी सभा की, उस समिति ने इसको मानक मान करके पहला भी हिंदी का व्याकरण आचार्य कामता प्रसाद गुरु का हुआ। उसके ठीक 10 वर्ष बाद उसी नागरी पंचाणी सभा से जो दूसरा व्याकरण आया वो हिंदी शब्दानुशासन आचार्य केशवदास वाजपेयी का व्याकरण है। आचार्य केशवदास वाजपेयी संस्कृत के आचार्य थे, तथापि उन्होंने कहा कि हिंदी की प्रकृति और संस्कृत की प्रकृति भिन्न है। भले संस्कृत हमारी आधार हो सकती है, ज्ञान के आधार, बस सीधे संस्कृत का प्रकृति प्रत्यय और हिंदी के प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति अलग है भाषा की। इसलिए वे हिंदी की प्रकृति के अनुसार उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन की रचना की, वो भी नागरी पंचाणी सभा से प्रकाशित हुई। और इधर अनेक लोगों ने अद्यतन ग्रामर की रचना की है। हमें देखना चाहिए, कहीं कोई इस समय तो नहीं कहा जा सकता कि चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे लोक साहित्य का क्षेत्र हो, किसी प्रकार के आधार ग्रंथ का अभाव है। तो कुल मिलाकर के हिंदी का विस्तार आज हिंदी की जो भारतीय सीमा है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो भूगोल है, उस भूगोल से बाहर होकर के बहुत दूर जा कर के हिंदी ने अपनी परिभाषा बड़ी कर ली है। मैं एक जब कह रहा हूँ कि हिंदी ने अपनी परिभाषा बड़ी कर ली है, तो उस हिंदी की बड़ी परिभाषा की जो परिभाषा होगी वह इस प्रकार होगी कि हिंदी अर्थात वह भाषा जो हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा के रूप में,
हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में और भारत के बाहर जो अन्य भाषा के रूप में पढ़ी और संविधान में जिसे राजभाषा का रूप दर्जा प्राप्त है वह हिंदी है। तो मैं इसको और स्पष्ट कर दूं कि हिंदी भाषी राज्यों में जो मातृभाषा के रूप में, अहिंदी भाषी राज्यों में जो द्वितीय भाषा के रूप में, संविधान में जिसे राजभाषा के रूप में और अन्य विदेशों में जिसे अन्य भाषा के रूप में जाना जाता है, पढ़ाया जाता है, वह है हिंदी। इस प्रकार से हिंदी ने अपनी परिभाषा बड़ी कर ली है और इस हिंदी में जब इसकी परिभाषा बड़ी कर ली है तो इस बड़ी होने में इसकी जो शब्द सामर्थ्य है उसकी अतुलनीय भूमिका है। मित्रों, आप लोगों ने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीपुत्र। बड़ा पुराना ग्रंथ है, बहुत पुराना तो नहीं फिर भी पुराना कह सकते हैं। यह है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। उस पृथ्वीपुत्र में उन्होंने एक जगह लिखा कि 3000 बोलियों की 3000 ऐसी धातुएं हैं हिंदी में जिनका अर्थ अभी तक नहीं किया गया। यदि इनका अर्थ कर लिया जाएगा तो हिंदी और समर्थ हो जाएगी। इसलिए अब हमें क्रियाओं का कोश बनाना होगा, धातुओं का कोश बनाना हो, बने हैं, और उन धातुओं का भी कोश बनाना होगा, उनको भी अपनी क्रिया की संपदा में, क्रिया माने क्रिया करने वाला ने, क्रिया ने वर्ब, धातु, तो धातु में शामिल करना होगा। तो जो 3000 धातुएं हैं उनको भी हमें 30,000 ने 30,000 धातुएं हैं, उनका भी हमें अर्थ निर्धारण करना होगा। तो धातुओं के अर्थ निर्धारण की दिशा में भी हमें अनुसंधान करना होगा, तब हमारी हिंदी की सामर्थ्य तो जो अभी है उससे और वह द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित हो जाएगी। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो यह प्रयास केवल हिंदी भाषी राज्यों के विद्वान अध्येताओं शोधार्थियों के लिए नहीं है, अपितु देश और देश की सीमा के बाहर जो भी हिंदी के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं सबका दायित्व है। हिंदी किसी जाति क्षेत्र की भाषा अब नहीं है, बल्कि हिंदी अब वैश्विक विस्तार पा चुकी है। उसी रूप में हमें हिंदी को देखना चाहिए। जी, प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय हमें दिया और हिंदी के विस्तार पर विशेष चर्चा की, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं या जितने भी देखने वालों ने इस लेक्चर को देखा होगा ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास समय यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आप ही के माध्यम से जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिसकी वजह से जो है हम हिंदी का और आचार व्यवहार कर सकें, उसका प्रसार कर सकें। देखिए, एक तो हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब हम हिंदी का प्रयोग करें, चाहे लेखन में या विचार में, संवाद में, तो हमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसे कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा शुद्धतावादी अपने को मान रहा हूँ या कोई ऐसा एक वो है, ऐसा इस अर्थ में न लिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदी में उस भाव के लिए, उस विचार के लिए शब्द हैं, उसके पर्याय हैं, तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग क्यों? बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हिंदी के कई अखबार हैं जो इतने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे वो हिंदी के अखबार हो ही ना। जैसे एक उदाहरण दूँ आपको भी हंसी आएगी कि मैं संडे को शॉपिंग करने मार्केट जाऊंगा। अब इसमें चूंकि क्रिया भर बच गई कि क्रिया का अनुवाद नहीं हो सकता, तो हिंदी गायब हो जाएगा। क्रिया का अनुवाद कर देंगे तो क्रिया छोड़कर बाकी सारे शब्द जो हैं वो जो है कर्ता कर्म करण, कहिए कि कर्ता है और कर्म क्रिया को छोड़ करके
सब कुछ अंग्रेजी में, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है। ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये लोग अपना उसको बहुत मॉडर्नाइज करने के, आधुनिकीकृत करने के लिए ये कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर हिंदी के शब्द नहीं हैं तब आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करिए, उनको ले आइए, तब वो हमारी ज्ञान राशि में आ जाएंगे, हमारे कोष में शामिल हो जाएंगे। नहीं तो आप अनावश्यक अंग्रेजी के शब्दों का अगर प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमें जब भी हम बोलें, जब भी हम लिखें, तो हमें बहुत सावधान हो करके बोलना चाहिए। और बोलने के लिए तो कहा ही जाता है कि स्पष्ट अक्षरम व्यक्ति ही, बिल्कुल एक एक अक्षर स्पष्ट बोलना चाहिए, और साथ ही साथ उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं। बात हिंदी में कर रहे हैं, तमाम अंग्रेजी के शब्दों को उसमें ठूस रहे हैं जिसका कोई अर्थ सामने वाला जानता ही नहीं है, तो आप अपने को बड़ा संभ्रांत पढ़ा लिखा जताने के लिए जानबूझ के जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह हिंदी भाषा के लिए, हिंदी समाज के लिए, हिंदी जात के लिए घातक है। बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि भाषा कोई भी आप इसका प्रयोग करें, लेकिन इसका सही उच्चारण करें, सही लिखें, सही पढ़ें। और कहते हैं कि अच्छा लिखने और अच्छा पढ़ने से जो है शुद्धि होती है विचारों की, साथ ही साथ शुद्धि होती है भाषा की। और भाषा को शुद्ध करने में अगर कोई सहायक रूप निभाता है, अगर कोई अपनी कहते हैं कि अपनी तरफ से योगदान देता है, तो वो मनुष्य है। तो मनुष्य को निरंतर यही प्रयास करना चाहिए कि वो भाषा का सही उच्चारण करें। और जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे हमारी मातृभाषा है, इसके लिए, इसके विस्तार के लिए आप निरंतर प्रयास करें। हम भी सीसी के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे लेक्चर्स आयोजित करें जिनके माध्यम से हम आपकी भाषा में एक कह सकते हैं कि शालीनता प्रदान कर सकें। तो इसी के साथ प्रोफेसर TN शुक्ला साहब, यानी कि प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर पर पधारने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।